देश में 8वें वेतन आयोग के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट ये है कि अनुकंपा के आधार पर ओपीएस की बहाली की गई है और ये अपडेट जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने खुद दी है। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या, इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा और ये कब से लागू होगा और इसमें अभी तक पेच कहाँ फंसा था। तो इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकित जी। मंजीत जी, हम इसमें पहले आगे बढ़े तो इससे पहले मैं शिव गोपाल मिश्रा जी का वो बयान सुना देना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। आप सभी को पता है कि हमारे नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक थी कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और सेक्रेटरी शामिल थे। रेलवे की तरफ से भी उसमें हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड और हमारे मेंबर फाइनेंस और पीडीआईआर ने हिस्सा लिया था और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तमाम विषयों पर। हम उसके बारे में आपको जब विधिवत सूचना देंगे उसके मिनट्स का थोड़ा सा लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारे माननीय टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने दिया, वो ये है कि जिन लोगों की मृत्यु 2003 के साल में हो गई और उनके वारिस जो है उनको नौकरी जो है वो अनुकंपा के आधार पर 2004 में मिली, तो अगर उन फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी में आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन है या उनकी और जो आयु है वो सब अगर है, एलिजिबल है वो, तो उनको जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में माना जाएगा। ये मांग हम बहुत सारे समय से कर रहे थे। इस पर हम कई बार जो है वो बातचीत भी कर चुके थे और इस इशू को पेंशन मंत्रालय के साथ में भी डिस्कशन हो चुका था। उसमें हमारे मिनट्स भी ड्रा हो गए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से हर बार टल जाता था। मुझे खुशी है कि इस बार हमारे कैबिनेट सचिव महोदय ने इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया और उसको तुरंत हल करने का काम किया। हमारी मीटिंग भी काफ़ी अच्छी रही और बहुत ही सद्भावनापूर्ण तरीके से हुई है। मुझे आशा है कि जो निर्णय वहाँ पर लिए गए हैं, सरकार या उनके दूसरे विभाग उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे और जो कर्मचारियों का विश्वास है उसको जो है वो बनाए रखने का काम जो है वो हमारा भारत सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मंजीत जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा बेसिकली ये पूरी जानकारी है क्या? अंकित जी देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की मांग तो काफ़ी लंबे समय से चल ही रही है। लड़ाई चल रही है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। और बीच बीच में कुछ सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ विशेष टाइप के कर्मचारियों को शिफ्ट किया है एनपीएस से ओपीएस में। जी। पहली बार ऐसे समझिए कि पहली बार फरवरी 2020 में भारत सरकार ने एक डिसीजन दिया था, एक निर्णय लिया था कि जिन कर्मचारियों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 31 दिसंबर 2003 तक पूरा हो गया था। अब सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब ये था कि रिटन एग्ज़ाम हो गया था, अगर इंटरव्यू था तो इंटरव्यू हो गया था, मेडिकल था तो मेडिकल हो गया था। मतलब सरकार की या विभाग की तरफ से जितनी कार्रवाई थी वो पूरी हो गई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग पोस्टिंग 2004 के बाद कभी भी हुई हो। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ओपीएस में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि हुआ क्या, बहुत सारे लोगों का सारा कुछ हो गया था, एग्ज़ाम हो गया, रिटन हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फिजिकल हो गया, तो लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 2004 या 4 के बाद हुई, तो उन सबको एनपीएस में रख दिया गया था। तो उन लोगों के लिए ओपीएस में जाने का रास्ता खुल गया था। फिर 2023 में, मार्च 2023 में भारत सरकार ने फिर अपने निर्णय को थोड़ा सा और अपग्रेड किया और भारत सरकार ने ये कहा कि जिन कर्मचारियों का नोटिफिकेशन या फिर विज्ञापन दोनों ही 22 दिसंबर 2003 से पहले का था, सपोज दैट वैकेंसी निकली थी 2003 में शुरुआत में या 2002 में और भर्ती प्रोसेस शुरू हुआ बाद में, तो वो लोग एनपीएस में आ गए, तो उनको भी सबको एनपीएस से ओपीएस में भेजने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। ये 2023 में घटना हुई।
लेकिन उन लोगों के मसले पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है। जैसे कि कोई ओल्ड पेंशन स्कीम में काम करने वाला कर्मचारी अगर उसकी डेथ हो गई, हम्म, तो उसकी जगह पर कंपैशनेट ग्राउंड पर उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी में रखा गया। अब उसकी डेथ तो 2003 दिसंबर 2003 से पहले भी हो सकती है और दिसंबर 2003 के बाद में। बाद में भी हो सकती है। तो अभी जो हमारे माननीय जेसीएम के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो अपडेट दी है, हालांकि उस अपडेट में तो इसी बात का जिक्र मैं देख पा रहा हूँ कि जिन ओपीएस कर्मचारियों की डेथ हम्म, 2003 तक हुई थी, हाँ, भले ही उनके लोगों को नौकरी बाद में मिली, हम्म, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम में रखा जाएगा। 2003 के बाद अगर किसी ओपीएस कर्मचारी की मौत हुई है और उसके कंपैशनेट ग्राउंड पर अगर परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिली है, उसके मामले में ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये अभी केवल उन लोगों के लिए ही है जिनकी डेथ, या जो लोग अपने किसी परिवार के सदस्य की डेथ के बाद कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी में आए थे और उनकी डेथ 31 दिसंबर 2003 तक हुई थी। उसके बाद वाले लोगों के लिए अभी इसका नहीं है और अभी ये सरकारी आदेश भी नहीं आया है। लेकिन जैसा अपडेट जो मिली है वो ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के साथ में अभी जेसीएम की बैठक थी, तो उसमें शायद कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने इस बात को मतलब जो है उनको क्लैरिफाई किया है कि उन लोगों को शामिल करने का उनका इरादा है सरकार का। तो ये अच्छी एक मैं कहूँगा कि एक हिस्से के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए खुशखबरी की बात है कि कम से कम जो लोग मतलब इस तरह से कंपैशनेट ग्राउंड पर आए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रखा जाएगा। तो बेसिकली अभी इनसे फायदा किन फैमिलीज को मिल सकता है? ऐसे कुछ अभी देखिए है कि ऐसे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे रेलवेज में, ऑर्डिनेंस में या दूसरे सेक्टर्स में भी नौकरी कर रहे हैं जो कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी में आए और जिनके जिनके कंपैशनेट ग्राउंड पर आए उनकी डेथ या डिसेबिलिटी जो है 31 दिसंबर 2003 से पहले हो गई थी और नौकरी कर रहे हैं, रिटायर होने वाले हैं या मतलब अभी लंबी नौकरी हो भी सकती है, तो उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, सबको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जी। क्योंकि ये एक अपने आप में एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि जब हम 8वें वेतन आयोग में ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं, कई सारे कर्मचारी हैं, मतलब कई सारे संगठन हैं, आप भी ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं और यूपीएस, एनपीएस इनका मुद्दा चल ही रहा है। तो उसमें उस बीच आपको क्या लगता है कि इससे 8वें वेतन आयोग में ओपीएस बहाली की तरफ एक बड़ा कदम है ये? नहीं, ऐसा नहीं मान सकते हैं, लेकिन मतलब ओपीएस बहाली की तरफ तो ये बड़ा कदम नहीं है क्योंकि ये देखिए एक तो ये अंडर ज्यूरिसडिक्शन भी था और इसमें जो डिमांड की जा रही थी वो डिमांड तो कुछ इस तरह की थी कि अगर कंपैशनेट ग्राउंड पर किसी भी व्यक्ति ने 31 दिसंबर 2003 तक अप्लाई कर दिया था तो उस हर व्यक्ति को ओपीएस में कंसिडर किया जाए। अभी अप्लाई की बात नहीं आई है, अभी आई है डेथ की बात कि अगर उसकी डेथ 31 दिसंबर 2003 तक हो गई थी, उसके एवज में जो भी आदमी नौकरी में आया है उसको ओपीएस, तो इससे अगर देखा जाए तो बेनिफिट ही हुआ है क्योंकि कई बार अप्लाई करने में भी साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसमें एक क्लॉज और उन्होंने बताया है कि अगर वो जो कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी में आया है वो नौकरी के लिए सभी पात्रता जो मानदंड है उनको पूरा कर रहा था उस डेट तक, तो उसको ओपीएस में शामिल किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि अगर डेथ हो गई थी 31 दिसंबर 3 तक तो उन लोगों को अगर वो पात्रता मानक पूरे कर रहे थे तो उनको ओपीएस में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ना ही ये इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये ओपीएस के लिए कोई ये मतलब जो है हम ओपीएस के करीब आ गए। हमारा तो ये मानना है कि देखिए ओपीएस का मतलब ओपीएस है, उसका कोई और शॉर्टकट नहीं है और वो शॉर्टकट का अगर कुछ है तो सीधी सी बात है कर्मचारी के अंशदान की वापसी ब्याज सहित और 50% पेंशन की गारंटी, वो ओपीएस है। सरकार कुछ ऐसा फैसला दे जिसको हम सभी के लिए प्रभावशाली माने तो वो ओपीएस के करीब हो सकता है। ये तो एक विशेष वर्ग के लिए, और उसमें कितने लोग होंगे मुश्किल एग्जैक्टली यही जानना चाह रहा हूँ कि अनुकंपा वाले नहीं, 2-4 हजार इससे ऊपर उनकी संख्या नहीं है, तो बहुत ज़्यादा संख्या उसमें नहीं है। 2-4 हजार लोग हो सकते हैं पूरे देश में, इससे ज़्यादा तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि इससे ज़्यादा होंगे। तो आपको क्या लगता है कि 8वें वेतन आयोग में ओपीएस बहाली का मुद्दा कितना बड़ा हो सकता है? देखिए हम लोग लगातार अभी चूँकि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं 8वें वेतनमान आयोग ने जो है जो मेमोरेंडम वो ले रहे हैं ऑनलाइन, उसमें 9 पॉइंट्स हैं। जो 9वां पॉइंट्स है वो एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस इसके संबंध में है। तो उसे चाहे आप ओपीएस की बहाली कह लो, उसे चाहे आप पेंशन समस्या कह लो, है ना,
तो कुछ भी आपके कहने के ऊपर है, और आपका क्या उस पर नज़रिया है, क्या आपका दृष्टिकोण है और क्या आपका रेजोल्यूशन है, वो हम लोग रखते हैं। तो हमने 30 अप्रैल को जब हमारी बैठक हुई थी माननीय आयोग के साथ में, तो हमने उस पर एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस पर तीनों पे अपना व्यू भी रखा था। बल्कि उनसे ये भी हमने अपील की थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ये ऑप्शन करने देने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कर्मचारी का अंशदान तो सेम टू सेम रहेगा, वो बिल्कुल। तो बदलेगा नहीं। सरकार अपना 14 डाले या 18.5 डाले, वो सरकार का काम है। कैलकुलेशन अगर यूपीएस से करेंगे तो वो 10 प्लस 18.5 हो जाएगा, एनपीएस से करेंगे 10 प्लस 14.5, 10 प्लस 14 हो जाएगा। तो इसके लिए इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आज पहले यूपीएस को ऑप्ट करे, फिर उसका जो है प्रैन खाता है उस पर फिर एक नया उसको यूपीएस प्रैन जनरेट हो, फिर उसके हिसाब से वो मतलब सारी चीज़ें चलें, और फिर अगर वो चाहे कभी रिटायरमेंट से पहले कि नहीं यूपीएस ठीक नहीं, हमको एनपीएस में ही वापस जाना है, तो फिर वो एनपीएस में जाए। मतलब ये एक अननेसेसरी प्रोसेस है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार को अगर पूछना ही है तो सीधे सीधे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो एक ऑप्शन ले ले कि भाई आप, हमारे पास एक और स्कीम है, वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, अगर आप चाहो तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन ले लो, तो वो उसी दिन कैलकुलेशन हो जाएगी। सरकार का फंड बढ़ना है, सरकार डाले ना डाले क्या ही फर्क पड़ता है उससे। तो सरकार इस फंड के मैनेजमेंट किसी भी तरीके से कर सकती है, उसकी ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने का जो तरीका है वो बहुत कठिन है। हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग या एमईएस के लोग या और भी डिपार्टमेंट्स के लोग, उनके नाम में करेक्शंस हैं, नाम की स्पेलिंग में कहीं डबल ईटी है, कहीं आईटी है, मतलब स्पेलिंग को लेकर के तो बहुत माइनस करेक्शन होते हैं, हाँ, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। डिजिटल होने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो ऑनलाइन उनकी प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पर कहीं डबल ई है, कहीं आई है, कहीं फिर डबल ई हो गया। मतलब 10th से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कई बार उनके नाम में स्पेलिंग में मिसमैच है, कहीं हिंदी में लिखा है, कहीं इंग्लिश में लिखा है। तो ये एक बहुत कॉमन सी और बहुत बड़ी समस्या है। जनरेट हो गया, या फादर के नाम में गड़बड़ी है, वो भी ठीक नहीं है। तो इंग्लिश से हिंदी, मतलब हिंदी से इंग्लिश में जब हम लोग गए हैं, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। काफी दिक्कत जो लोगों ने भर के दे दिया, छोटी छोटी लोग नौकरी करते थे, कई कई साल बाद रेगुलर हुए, उनके केस में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो चाह करके भी स्विच नहीं कर सकते, स्विच होता ही नहीं है, वो करेंगे कैसे? अच्छा, जो करेक्शन के लिए देते हैं वो करेक्शन हो नहीं पा रहा है, प्रोसेसिंग मतलब बहुत स्लो है, या कह लीजिए कि अवेयरनेस नहीं है। जब डिपार्टमेंट में ही लोगों को नहीं पता है, जो करने वाले लोग हैं वो हो ही नहीं पा रहा है। तो ये एक अननेसेसरी प्रोसेस है जिसमें बिना मतलब एक वर्कफोर्स को इंगेज किया गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लोगों को देना है, उनसे पूछना है, तो रिटायरमेंट वाले दिन पेपर भरवा लो कि ये एनपीएस नहीं यूपीएस से लेना चाहते हैं, उसको उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देते। आज लेना चाहता है, बैकडेट में कैलकुलेशन करके दे दीजिए, कटौती कर लीजिए, उससे अननेसेसरी वर्क मत करवाइए। रही बात ओपीएस की, तो हमने एनपीएस में भी और यूपीएस में भी कैसे ओपीएस बहाल की जा सकती है, इसका भी हमने फार्मूला सुझाया है। अब देखते हैं कि सरकार कितना अमल करती है। हमें भरोसा है, जब यूपीएस में लोग खुश नहीं है, 30-35 हज़ार लोग टोटल यूपीएस में गए हैं, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम फेल हो गई। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि बिना फेल हुए ही आप यूपीएस और एनपीएस दोनों के माध्यम से ही ओपीएस बहाली का, हाँ, ये जैसे मेरी लास्ट बात जब हुई थी शिव गोपाल मिश्रा जी से, तो मैंने उनसे एक बहुत बस सीधा सा पूछा था कि अगर शिव गोपाल मिश्रा जी को इन तीनों स्कीम में से कोई चूज करना पड़ जाए, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में, तो वो कौन से चुनेंगे? तो उनका 1 लाइन जवाब था कि मैं ओपीएस ही चुनूंगा। तो उनका ये भी कहना था कि मैंने 8वें वेतन आयोग को इसको लेकर अपने मेमोरेंडम में इसको बहाल करने की पूरी कोशिश भी करूंगा। तो मैंने अपने सौंपा भी है इसका सवाल कि हमको जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं वो सब ओपीएस बहाली की ही मांग कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हैं, हमने कई कमेंट भी ऐसे देखे हैं जो ना तो यूपीएस से बहुत ज़्यादा खुश हो, ना ही बहुत ज़्यादा एनपीएस से भी खुश हैं। उनका कहना है कि हमें हर हाल में ओपीएस चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हमें भले ही आप स्कीम का नाम कुछ भी रख दो, आप बस सुविधाएं हमको ओपीएस वाली ही चाहिए। देखिए, 30 अप्रैल को जब हमारी माननीय आयोग के साथ बैठक हुई थी, तो हमने एनपीएस यूपीएस, जब ओपीएस के मुद्दे पर हमने वहाँ कहा, क्योंकि आयोग ने सीधे सीधे हमसे ये कहा कि देखिए जो जेसीएम ने मुद्दे रख दिए हैं उन पर डिस्कशन करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वो हो गया, आपके पास नया क्या है। तो जब हम एनपीएस यूपीएस ओपीएस पर आए तो उन्हीं की तरफ से स्टेटमेंट आया, देखिए स्क्रैप सभी लोग बोलते हैं स्क्रैप कर दीजिए, स्क्रैपिंग पॉसिबल कितनी है हम सब जानते हैं, है ना।
अगर आपके पास कुछ नया है तो उसको डिस्कस करिए, हम्म, स्क्रैप की बात को आप मत रखिए, क्योंकि उसको टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा सही नहीं बात। है। आप अगर कुछ आपके पास रेजोल्यूशन है तो उसको डिस्कस करते हैं। हम्म, तो हमने कहा ठीक है सर, हम नई चीज़ डिस्कस करते हैं। हम्म, तो हमने वहाँ पर ये बताया कि एनपीएस में भी ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे बहाल की जा सकती है, एनपीएस के माध्यम से भी ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधाओं को हम्म, कैसे बहाल किया जा सकता है, हम्म, कैसे हम यूपीएस के माध्यम से ही लोगों को ओपीएस के सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। हमने हम्म, इस पर भी ये बात वहाँ पर रखी थी, हम्म, और रखने के बाद कई लोगों को ये बात बहुत अच्छी भी लगी। हम्म, अब उस पर कितना अमल हो पाता है, आयोग क्या करता है, हमने उसमें सीएजी का एक रिपोर्ट का भी एग्जाम्पल दिया था। हम्म, 2020 में सीएजी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी भारत सरकार को, और उसमें एनपीएस को पूरी तरीके से फेल बताया था, हम्म, और कुछ जरूरी उसमें बदलाव करने की डिमांड की थी। जैसे पहला जो जरूरी बदलाव था वो था मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम की, मार्स की स्कीम, मतलब कम से कम कर्मचारी अंशदान पर मिनिमम ब्याज की सुविधा देना, ब्याज की गारंटी देना। ठीक, कर्मचारी अंशदान को जीपीएफ की तरह जब चाहे कर्मचारी जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सके, अपने वाले हिस्से को जब चाहे नौकरी छोड़ दे, रिटायर हो जाए, कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाए, वो अपना हिस्सा लेकर के निकल जाए। इस तरह की उसमें डिमांड, उसमें जो है वो बातें रखी गई थी। और गारंटीड पेंशन सिस्टम की तरफ मुड़ने के लिए एक बात कही गई। जैसे एनपीएस में क्या है, गारंटीड पेंशन कुछ है ही नहीं, पूरा शेयर मार्केट बेस्ड है या पूरा इक्विटी बेस्ड है। जितना कॉर्पस होगा उतनी पेंशन बनेगी। अब जिसकी लंबी नौकरी है उसका तो कॉर्पस हैंडसम इकट्ठा हो सकता है 32-33 साल। जो बेचारे 15-15, 20-20 साल नौकरी करने के बाद रेगुलर हुए, जब वो 40, 42, 45 साल के हो गए, तो उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। उनको तो 200 रुपए, 300, 400 रुपए पेंशन में मिल रहे हैं, उससे उनकी गुजर बसर कैसे हो। तो उसके लिए सरकार यूपीएस लेकर के आई। अब यूपीएस में दूसरी प्रॉब्लम है। अब यूपीएस लेकर के तो आए, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, बताओ, कि कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट आज लेता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, 25 साल की उम्र में नौकरी में आया और 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी नौकरी 25 साल की हो गई, यानी कि 50% पेंशन के लिए वो क्वालिफाई हो गया। उसके बावजूद अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको पेंशन के लिए कम से कम 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। अब ये सरकार बताए कि वो 10 साल तक वो आदमी जिंदा रहेगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? सही बात। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, कैसे सरवाइव करेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो मतलब, या फिर सरकार को ये ऐसा तो नहीं है कि कोई इंजेक्शन लगा देंगे, वो अगले 10 साल तक ना खाएगा, ना पिएगा, ना सांस लेगा, कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे हट्टा कट्टा घूमेगा। तो पॉसिबल नहीं है। कोई इंजेक्शन खोज लिया और सरकार ने तो हमें भी बता दे, हम पहले लगवा लेते हैं उसको, है ना, तो हम पेंशन ही नहीं मांगेंगे अगर ऐसा कोई इंजेक्शन है तो ये कुछ बुनियादी जो है उसकी कमियां यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, वो अगर दूर कर देते, कुछ एक और सुधार है जो कर देते, तो यूपीएस भी ओपीएस बन जाती। बिल्कुल। जी, एक आखिरी सवाल लूंगा कि ओपीएस में ऐसी कौन सी 3 सबसे बड़ी सुविधाएं हैं जो दोनों ही स्कीमों में नहीं है, ना ओपीएस में, सॉरी, ना ही एनपीएस में, ना ही यूपीएस में? देखिए, ओपीएस तो सोना है, वहाँ कर्मचारी की सेवाओं के बदले ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी दी गई, सेवाओं के बदले, मैं कॉर्पस के बदले नहीं कह रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात ओपीएस की ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद उसको पूरी सिक्योरिटी मिल जाती है। अगर किसी कर्मचारी की 10 साल की नौकरी पूरी हो गई, उसके बाद कभी भी किसी भी तरह का रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी हो, कंपलसरी हो या सुपर एन्युएशन हो, जब भी वो रिटायर होगा उसको 50% पेंशन की गारंटी है। बिल्कुल। उसके लिए उसे अपनी जेब से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे खास बात, कर्मचारी जितना भी पैसा कटवाता है जीपीएफ के रूप में, वो चाहे 7% कटवाए, चाहे 10%, 15%, 20%, जितना भी कटवाएगा, उस पर रिटर्न की गारंटी है। सरकार उस पर मिनिमम ब्याज की गारंटी देती है, और जब चाहे वो अपना पैसा निकाल ले, जितना चाहे निकाल ले। ये दो सबसे बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। अगर यही दोनों चीजें एनपीएस में दे दें, यही दोनों चीजें यूपीएस में दे दें, तो वो भी अपने आप ही ओपीएस बन जाएंगे। नाम चाहे कुछ भी, हम तो कहते ही हैं, नाम नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख लो, इससे बढ़िया तो कोई नाम नहीं है। सही बात है ना। हम लोगों को वो चीजें मिल जाए, हम लोग भी आपकी जय जयकार करेंगे, हमको कौन सी कोई दिक्कत थोड़ी, तो सरकार का हिस्सा है। लेकिन जब तक कर्मचारियों को ये बुढ़ापे की सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक कर्मचारी लड़ता रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे तब तक, और सरकार परेशान ही होगी। देना तो उसे पड़ेगा, है ना। लड़ाई के बाद बहुत कुछ बदला है, और अभी और बदलने की जरूरत है। सरकार को बदलना पड़ेगा, भले ही वो मतलब जो है किसी भी तरह से करे, उसे करना पड़ेगा। मंजीत जी, जागरण बिजनेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अगर आपके कोई तमाम सारे सवाल हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नीचे दी गई ईमेल आईडी पर आप हमें अपने सवाल फ्रेम करके भेज सकते हैं।